जब से अग्निपथ स्कीम अनाउंस हुई है, तब से ही हम वायलेंट एजिटेशंस देख रहे हैं। आखिर ये स्कीम क्या है, बात करेंगे आज के एपिसोड में। आज से 100 साल पहले 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। दरअसल गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन, पहला मूवमेंट उनके करियर का, अगर हम कह सकें तो उनके करियर का जो पहला मूवमेंट था, पहला आंदोलन था, वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस मूवमेंट का एक बड़ा कारण रॉलेट एक्ट था, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह अधिकार था कि वो बिना ट्रायल किसी को भी जेल में इनडेफिनेटली डिटेन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ये गांधी जी का पहला आंदोलन था, पूरी तरह नॉन वायलेंट। लेकिन चौरी चौरा में कुछ प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। जब गांधी जी को इसकी खबर मिली तो उन्होंने इस मूवमेंट को खत्म कर दिया, इस मूवमेंट को, पूरे मूवमेंट को वापस ले लिया। बहुत से लोगों को गांधी जी का ये डिसीजन ठीक नहीं लगा, क्योंकि ये आंदोलन काफी बड़ा हो चुका था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को घेरने का ये एक अच्छा मौका था। लेकिन गांधी जी हिंसा के घोर विरोधी थे और उनका मन मानना था कि वो नॉन वायलेंस का मतलब सबको समझा नहीं पाए। इसी की वजह से चौरी चौरा में हिंसा हुई। अब आप जरा सोचिए, महात्मा गांधी अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ भी वायलेंट प्रोटेस्ट गलत मानते थे। डिबेट्स, प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी में जरूरी हैं, लेकिन इसमें वायलेंस की जगह नहीं है। लेकिन ये वायलेंस हो क्यों रहा है, आखिर ये अग्निपथ स्कीम है क्या, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन में अभिषेक बताएंगे और फिर हम बाद में और भी सवाल इस स्कीम से लेकर बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो अभिषेक, ओवर टू यू। ये जो अग्निपथ स्कीम है, ये बेसिकली ये है कि जो तीनों सेनाएं हैं हमारी, आर्म फोर्स हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, उसमें जो बिल्कुल बेसिक लेवल की एंट्री होती है, उसके लिए भी अलग अलग एंट्री होती है। अलग अलग आपने सुना होगा कि भर्ती दौड़ हो रही है सेना की, तो इससे अलग अलग सब एयरफोर्स की एग्जाम्स होती थी, नेवी की अलग होती थी, उस तरह की होती थी। अब जो बेसिक लेवल पे जो किसी बंदे को आर्मी में जाना है, तो वो इस स्कीम के थ्रू जाएगा, अग्निपथ स्कीम के। इसमें जो कैंडिडेट रहेगा, उसकी जो एज लिमिट है वो है 17.5 से 21 साल के बीच में कैंडिडेट होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों होना चाहिए। ये सभी के लिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट के लिए ओपन है। इसमें जो मेडिकल रिक्वायरमेंट, फिजिकल जो टेस्ट हो गए, वो जो अभी स्टैंडर्ड है आर्मी के या एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, जो सभी तीनों सेनाओं के लिए जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, वो स्टैंडर्ड आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। किसी की किसी भी आर्मी में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, आर्मी में सोल्जर ज्वाइन करता है तो उस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। उसी तरह की प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। जिस भी फोर्स में ज्वाइन कर रहा है, एयरफोर्स में ज्वाइन कर रहा है, नेवी में ज्वाइन कर रहा है या आर्मी में ज्वाइन कर रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाएगी और उसके बाद उनको ड्यूटी असाइन की जाएगी। ये जो पूरी स्कीम है, ये केवल 4 साल के लिए है। एक बार जब आप एंटर हुए आर्मी में, 4 साल तक आप आर्मी में रहेंगे। उसके बाद 25% जो कैंडिडेट रहेगी उस पेज के, उनको रिटेन किया जाएगा। और बाकी 75% जो अग्निवीर रहेंगे, इस स्कीम के थ्रू जो सोल्जर्स रिक्रूट हो गए, उनको अग्निवीर कहा जाएगा। तो जो 75% रिमेनिंग अग्निवीर रहेंगे, वो वापस सोसाइटी में आ जाएंगे। तो बेसिकली ये एक स्कीम है आर्मी में, तीनों सेनाओं में बेसिक एंट्री लेवल के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। और ये वुमेन के लिए भी ओपन है, इसमें महिलाएं भी भाग हाँ, ले मैन सकती हैं, एंड वुमेन लड़कियां दोनों भी के भाग। लिए। ठीक है। तो ये तो स्कीम हुई। एक बार आप अंदर आ गए अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम के थ्रू आप एक अग्निवीर बन गए, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो मिलिट्री में मिलते हैं, क्या हमें वो मिल सकते हैं? और भी जो बाकी चीजें हैं, आप एक बार अंदर आ चुके हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक बार आप जब इसमें अंदर आ गए, तो जो एक अभी एक 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 सोल्जर को जो फैसिलिटीज मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी, वो सब फैसिलिटी मिलेगी। जो कैंटीन फैसिलिटी, सीरियस फैसिलिटीज रहती है, वो फैसिलिटीज मिलेगी। अवार्ड एंड ऑनर, जिस तरह के जो अलग अलग अवार्ड होते हैं, जिस तरह के आप, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हैं बेटर फील्ड में या अलग फील्ड में, तो जो क्राइटेरिया रहते हैं आर्मी के, उस क्राइटेरिया में आप भी फिट बैठेंगे। आपको अलग अलग अवार्ड्स जो होते हैं, जैसे परमवीर चक्र हुआ, महावीर चक्र हुआ, अशोक चक्र हुआ, इस तरह के, फॉर एग्जाम्पल बताइए, ये सब आप जो गाइडलाइन है, अगर उसमें आप उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करता है, तो आप भी एलिजिबल रहेंगे सारे अवार्ड्स के लिए।
सभी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। तो आर्मी के मेडिकल हॉस्पिटल्स रहते हैं, उसमें आपको पूरी फैसिलिटीज मिलेगी। इसमें जो कंपनसेशन है वो अलग है, जो अभी एक आर्मी को एक सोल्जर को मिलता है उससे अलग है। इसमें जो अग्निवीर की सैलरी रहेगी वो फर्स्ट ईयर रहेगी 30,000। हर साल 30% का एक इंक्रीमेंट मिलेगा। इसमें से कुछ परसेंटेज एक कॉन्ट्रीब्यूशन जो एक अग्निवीर कॉर्पस फंड है उसके लिए डिडक्ट होगा। जैसे पीएफ डिडक्ट होता है, वो पीएफ हमें जब आपको रिटायरमेंट मिलता है, इसी तरह से एक अग्निवीर कॉर्पस फंड है, उसमें आपकी सैलरी में से कुछ पोर्शन डिडक्ट होगा, कुछ वो से आपका डिडक्ट हो रहा है तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करेगी। और जब आप 4 साल बाद वापस सोसाइटी में आएंगे तो उस समय आपको 11.5 लाख के करीब की अमाउंट एक साथ लमसम आपको मिलेगा। तो ये इसको बोला गया सेवानिधि पैकेज बोला गया है। 30,000 रुपये आपको फर्स्ट ईयर की सैलरी और हर साल 30% इंक्रीमेंट। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा 4 ईयर्स का, तो आपको लगभग 11.5 लाख रुपए मिलेंगे कंपनसेशन। ये तो सैलरी और अलाउंस की बात हुई। ईयरली लीव्स भी इसमें मिलेंगी अगर आप एक अग्निवीर हैं तो आपको? हाँ, ईयरली लीव्स मिलेगी। और इसमें सब ये भी बेनिफिट है कि अगर आप कभी आप वॉर फ्रंट पे या किसी ऑपरेशन में गए, आपको डिसेबिलिटीज हो जाती है, तो उसमें भी अलग अलग कंपनसेशन का इसमें प्रोविजन किया गया है कि अगर 100% डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपको 44 लैक्स मिलेंगे। 75% डिसेबिलिटी पे 25 लैक्स और 15% डिसेबिलिटी पे 15 लैक्स मिलेंगे। और अगर कोई अग्निवीर अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो जाता है तो उसको जितनी उसको टेन्योर बचा हुआ है उस टेन्योर की पूरी सैलरी, सपोज कीजिए कि कोई अग्निवीर 2 साल की सर्विस कर चुका था और वो शहीद हो जाता है, तो बाकी के 2 साल का पूरा उसकी सैलरी उसकी फैमिली को मिलेगी। और जो 11.5 लाख रुपये मिलने थे वो मिलेंगे। प्लस इसमें जितने भी अग्निवीर रहेंगे उनका एक इंश्योरेंस रहेगा 48 लैक्स का, तो वो अमाउंट भी फैमिली को, अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है, लाइफ इंश्योरेंस है, तो 48 लैक्स का लाइफ इंश्योरेंस भी उनके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि ये तो हम 4 साल की बात कर ही रहे थे कि आप एक बार अंदर आ गए, आप अग्निवीर बन गए तो ये सब होगा। लेकिन क्या आप इन 4 साल के बीच में भी आर्म फोर्सेस को छोड़ सकते हैं, या ये टेन्योर आपको कंप्लीट करना जरूरी है? आप जब अगर आप रिक्रूट होते हैं इसकी स्कीम में, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा आर्म फोर्स के साथ। उसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी कि आप 4 साल पहले नहीं छोड़ सकते, आपको पूरी अपनी सर्विस स्टैंडर्ड कंप्लीट करना है। ये जो मैंने आपको हम्म। क्राइटेरिया बताया, तो पर्क्स एंड बताया, अलाउंस बताया, वो सब क्राइटेरिया है कि वो आपको साइन करना पड़ेगा। अगर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन होती है, अगर ऐसा लगता है कि आपको सर्विस छोड़ना चाहिए, तो आप छोड़ सकते हैं। बाकी एक नॉर्मल केस में आप 4.5 साल के पहले आप अपनी सर्विस छोड़ नहीं सकते। और 4 साल के बाद फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसा आपने बताया कि 75%, मतलब 25% तो आर्मी ज्वाइन कर लेंगे, 75% वापस जो सोसाइटी में आएंगे, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यही जो पूरा जो आंदोलन चल रहा है इसमें यही है कि अगर आप 21 साल में आपकी सर्विस खत्म हो जाती है, आप सपोज कि किसी किसी एक कैंडिडेट ने 18 साल में आर्मी ज्वाइन की है, वो 22 साल में उसकी सर्विस खत्म हो जाती है, तो 22 साल में वो क्या करेगा? अभी उसका करियर स्टार्ट ही हुआ, उसके पास क्या ऑप्शन है? वो 25% में नहीं होता, 75% में नहीं होता, तो उसके पास क्या ऑप्शन होगा? जो पूरा एक जो ये आंदोलन चल रहा है, जो इसका विरोध है स्कीम का, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप अभी जो प्रेजेंट जो आर्मी का जो स्ट्रक्चर था, एक कोई सोल्जर एक आर्मी में ज्वाइन करता था तो उसका मिनिमम सर्विस पीरियड 15 से 17 साल रहता था। अब वो घट के 4 साल हो गया। 4 साल बाद आप 22 साल के हो गए, तब आप क्या करेंगे आगे? आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, आपने 12th पास किया है, तो उसमें जो पूरा आंदोलन है उसमें यही क्वेश्चन है कि हमारी 4 साल की सर्विस रहेगी, उसके बाद क्या? ठीक है, 25% ही कैंडिडेट परमानेंट कमीशन मिलेगा उनको, बाकी 75% सोसाइटी में आ जाएगी। तो इसी आंदोलन के बाद पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम अलग अलग जगह उनको प्रेफरेंस देंगे, बट क्या प्रेफरेंस देंगे ये नहीं अनाउंस किया था। अब जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा है, आपने देखा होगा कि आज सुबह से तो हम 18 तारीख फ्राइडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अलग अलग अनाउंसमेंट आए हैं कि होम मिनिस्ट्री से अनाउंसमेंट आया है कि जो सेंट्रल रिजर्व जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, इंडियन तिब्बत फोर्स हो गई, असम राइफल्स हो गई, इन सभी में 10% रिजर्वेशन मिलेगा इन अग्निवीर को। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनके जो स्टाफ का जो स्टाफ है उसमें भी 10% रिजर्वेशन रहेगा। और अलग अलग स्टेट ने भी अनाउंस किया है कि उनकी पुलिस फोर्सेस में अग्निवीर को प्रेफरेंस दिया जाएगा।
बट अभी तक ये अनाउंसमेंट किसी स्टेट ने नहीं किया कि कितने परसेंटेज अगर रिजर्वेशन रखते हैं या प्रेफरेंस मिलेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो अनाउंसमेंट अभी नहीं किया है। हाँ, तो ये बेसिकली एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। जिस तरह से हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। उन कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं फाइनली, जिन लोगों ने अपना मेडिकल या फिजिकल टेस्ट रिक्रूटमेंट के लिए ऑलरेडी पास कर चुके हैं वो लोग, और अभी वेट कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए। उनका उनके लिए आगे क्या है? जो सेकंड पॉइंट है, जो पूरा ये आंदोलन चल रहा है, जो छात्रों का कहना है, पहला तो ये हो गया कि 22 साल बाद हमारा क्या फ्यूचर रहेगा। दूसरा ये है कि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से आर्मी में जो भर्ती थी वो प्रक्रिया पूरी रुकी हुई थी। जो भर्तियां ले रही होती थी आर्मी में या एयरफोर्स की या नेवी की, जो एग्जाम्स होती थी बेसिक लेवल एंट्री की, कोई एग्जाम नहीं हुई थी। तो 2 साल से वेट कर रहे थे। कुछ ऐसे भी केसेस थे कि जिनका मेडिकल फिटनेस हो गया था, रिटर्न बाकी था, या ज्वाइनिंग नहीं मिली थी। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे, उनका क्या होगा, ये सब क्वेश्चन थे। इसमें ये है कि जब ये स्कीम अनाउंस की गई है, इसमें ये बोला गया है कि अभी तक जो पहले जिनकी प्रोसेस हो गई है उनको वापस अप्लाई करना पड़ेगा। जो फिजिकल टेस्ट या मेडिकल टेस्ट पास कर चुके हैं उनको वापस अप्लाई करना पड़ेगा, जिनके एग्जाम्स हो गई थी, रिजल्ट्स पेंडिंग थे, जिनको ज्वाइनिंग नहीं में थे, उनका अब जो अगर उनको आर्मी ज्वाइन करना है तो इसी स्कीम के थ्रू अब ज्वाइन करना पड़ेगी उन्हें। अपनी भी स्कीम में अप्लाई करना पड़ेगा, उसके थ्रू ही उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो अभी तक हमने व्हाट वेयर व्हेन टाइप के सवाल तो सवालों के जवाब तो देखे, लेकिन साइमन सिनेक की एक किताब है जिसमें है स्टार्ट विद व्हाई। तो अभिषेक, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि ये इसमें व्हाई क्या है, व्हाई डिड द गवर्नमेंट नीड टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम, क्या हुआ ऐसा जो सरकार को ये स्कीम लाना पड़ी, व्हाई दिस स्कीम? हमने सुना है कि जब हम दूसरे कंट्रीज में देखा कि हमने इसराइल देखा हो, चाइना देखा हो, जैसे देखा हो, इस तरह की स्कीम रहती है कि सोसाइटी में से कोई भी अगर चाहता है कि मैं अपनी आर्म फोर्सेस में कंट्रीब्यूशन करूं, तो वो एक एक स्कीम रहती है, उसमें वो अप्लाई कर सकता है। वो कुछ साल अपनी कंट्री के लिए अपनी सर्विस देके आता है वो। उसी तरह से एक आर्मी का भी ये था कि हम उन्होंने कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों युवाओं को मौका दे कि वो आर्मी में या नेवी में, एयरफोर्स में अपनी सर्विस दे सके। तो इस तरह की थी काफी टाइम से। ये एक आर्मी के रिफॉर्म की बात की जाती है, जो हमारी आर्मी में रिफॉर्म जरूरी है। जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो हर सब चीज को सबको चेंज होना पड़ता है। तो तरह आर्मी को भी टाइम के साथ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। तो उसमें एक रिफॉर्म में ये भी था कि सोसाइटी से क्यों ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंक्लूड किया जाए आर्मी में, जो कंट्री के लिए सर्व कर सके। तो इसलिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। अब इसमें ये भी कहा गया कि 4 साल का जो क्राइटेरिया है, बहुत ही छोटे एज है, जैसे 17 से 21 साल। इनको एक्सपीरियंस कितना रहेगा, क्या सर्व कर पाएंगे, ये इस तरह के काफी क्वेश्चंस थे, एक्सपर्ट्स ने उठाए। बट इसमें दोनों साइड है। अगर दोनों को सुने तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल आप देखें तो सही है। कि केवल 4 साल का यंग है, बट अभी भी आर्मी में जो बेसिक एंट्री लेवल की होती है, काफी कम एज में होते हैं। काफी कम एज में जो बच्चे रहते हैं ये जाते हैं आर्मी में भी सर्विस देते हैं कंट्री के लिए। जो बेसिक ग्राउंड फोर्सेस रहती है, इसमें आपको एक यंग का फोर्स चाहिए रहती है, जो कि एक फुर्तीली हो, फिटनेस अच्छी हो, जिनकी जो लड़ाई में या अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर सके। डिफरेंट जो हमारे यहाँ नेचुरल कंडीशन रहती है उसमें आपकी जैसे एज बढ़ती है तो आपको अडेप्ट करने में आपको मुश्किल होती है, बट यंग एज में आप कर सकते हैं। तो वो एक सोच थी कि हम नए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका दे सके। अब इसमें ये कहा है कि अगर ये सब 4 साल में जाएगी तो आर्मी के पास एक्सपीरियंस सोल्जर नहीं बचेगा। बट आर्मी के जो एक्सपर्ट्स है, जो उनका कहना है कि हमने इसकी ऐसी डिजाइन की जो हायरिंग होगी वो इसी बेसिस पे रहेगी कि एक इन एक्सपीरियंस के साथ एक एक्सपीरियंस सोल्जर रहे। एक्सपीरियंस सोल्जर मतलब क्या होता है कि कम से कम 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो, एक एक प्रॉपर एक एक, एक वॉर सिचुएशन में, या एक जो आपकी कॉम्बैट सिचुएशन होती है, या जो फ्रंट लाइन जब पोस्टिंग होती है उसमें आपको एक 7-8 साल का एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस सोल्जर माना जाता है। तो ये जो अग्निवीर रहेगी उसके साथ एक एक्सपीरियंस सोल्जर रहेगा। इस तरह की ये रिक्वायरमेंट, इस तरह का एक रेशो बैठाने की कोशिश की जाएगी, ताकि पूरी इन एक्सपीरियंस फोर्स नहीं हो जाएगा। ये इनकी ज्यादा संख्या हो जाती है अग्निवीर की, 4 साल में आ रहे हैं उसमें 25% रिटर्न हो रहा है, 75% में जा रहे हैं। तो पूरा एक कैलकुलेशन किया जाएगा कि 1:1 का रेशो एक एक्सपीरियंस सोल्जर के साथ इन एक्सपीरियंस सोल्जर रहे, ताकि आर्मी के जो ऑपरेशन है, एयरफोर्स का ऑपरेशन, नेवी का ऑपरेशन है, वो स्मूथली रन कर सके।
यहाँ दो चीजें जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि 25% अग्निवीर्स जो एंड ऑफ द डे आर्मी ज्वाइन करेंगे वो तो एज ए परमानेंट पोजीशन ज्वाइन करेंगे, तो वो आगे चल के एक्सपीरियंस्ड सोल्जर्स बनेंगे ही। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पूरी आर्मी 17 से 21 साल के लड़के ही और लड़कियां ही चला रहे हैं। दैट इज वन थिंग। सेकंड, जो आपने दूसरे देशों का एग्जांपल लिया, वहां पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं सिंगापुर के बारे में जानता हूँ इससे रिलेटेड। जो देश छोटे होते हैं, जहाँ पॉपुलेशन कम होती है, वहाँ ये कोशिश रहती है सरकारों की कि अपने जितने भी सिटीजन्स हैं सबको आर्मी का कुछ नॉलेज हो, सबको बेसिक ट्रेनिंग एक आर्मी लेवल की दी जाए। तो उसमें बहुत सी कंपनीज जो सिंगापुर से भी ऑपरेट करती हैं, वो आपको साल में 2 महीने की, 2 हफ्ते की छुट्टी भी देती हैं कि आपको जाके आर्मी बेसिकली सर्विस करनी है 2 हफ्ते के लिए। तो हर साल 2 हफ्ते के लिए, एंड उसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, उनके सारे सिटीजन हर साल 2 हफ्ते के लिए छुट्टी लेते हैं और जाते हैं और 2 हफ्ते की आर्मी ट्रेनिंग करके वापस आ जाते हैं। यहाँ पर बात 4 साल की हो रही है, ये थोड़ा सा डिफरेंट स्कीम है एज कम्पेयर टू जो छोटे देशों में यूजुअली चलता है। लेकिन आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।